नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का अपने चैनल पर। सबसे पहले मित्रों, आप सभी को 76वें गणतंत्र दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। आशा करता हूं कि आज आपका दिन बेहतरीन साबित हुआ होगा। आपने आज रिपब्लिक डे की झलकियां देखी होगी और अब आपको वापस पढ़ाई में जुट जाना है, क्योंकि आपका एग्ज़ाम जो रीट है वो नज़दीक है। मित्रों, आज की क्लास होगी आपके जो सीडीपी, बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के जो 30 क्वेश्चन आते हैं, रीट लेवल 1 वालों के और रीट लेवल 2 वालों के, दोनों के जो 30 एमसीक्यू आते हैं। मित्रों, यह सीडीपी या साइकोलॉजी के 1500 एमसीक्यू की क्लास होगी, जो बेहतरीन छाटे हुए क्वेश्चन हैं आपके सीडीपी में से। इनमें से लगभग आपके क्वेश्चन छपने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। बेहतरीन ये क्वेश्चन साबित है आपके होंगे इस क्लास से। तो इस क्लास को आपको ज़रूर मित्रों देखनी है। अच्छी लगती तो लाइक करना है, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। और पीडीएफ आपको इसकी टेलीग्राम पर मिलेगी। चलिए मित्रों, पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। इम्पोर्टेंट 1500 एमसीक्यू है, आपके टॉपिक वाइज ये एमसीक्यू है, इसलिए आपने अगर थ्योरी पढ़ ली है तो ये आंसर आपको कितने याद है और याद हो जाएंगे। बेहतरीन क्वेश्चन है ये, सारे साथ में टिक लगे हुए आंसर है। तो आपको अपना मकसद है इस क्लास से बहुत सारे अच्छे से क्वेश्चन जो हूबहू आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, तो इस क्लास को ज़रूर देखना है। पहला क्वेश्चन है बाल विकास शिक्षा शास्त्र का कि जो आधुनिक मनोविज्ञान है उनके जनक कौन माने जाते हैं। आधुनिक मनोविज्ञान के जनक विलियम जेम्स। मित्रों, इसमें ऑप्शन अनुसार एक विलियम वुंड आए तो होते ना, तो वो विलियम वुंड है, वो आधुनिक मनोविज्ञान के जनक है। ये विलियम जेम्स है, आपको अमेरिका आए ना, अमेरिका में आधुनिक मनोविज्ञान के जनक तो विलियम जेम्स है। अगर विलियम वुंड और इसी प्रकार का सवाल आता, साथ में कहीं ऑप्शन विलियम वुंड मिलता, तो आपको वरीयता विलियम वुंड को देनी है। विलियम जेम्स तो अमेरिका में आधुनिक मनोविज्ञान के जनक है, ये आपको ध्यान रखना है। सेकंड क्वेश्चन है कि जो ईगो लिबिडो है, ईगो लिबिडो, इसका अर्थ क्या है। इसका अर्थ आत्म प्रेम है, यानी स्वप्रेम, खुद से प्रेम की भावना पैदा हो जाती है, जो ज़्यादातर शेष अवस्था में देखने को मिलती है, शुरुआती अवस्था में देखने को मिलती है ये। और ये जो लिबिडो है, ये शब्द किनका है, ये सिगमंड फ्राइड द्वारा दिया गया शब्द है। इसमें शिशु है वो अपने खुद पर मोहित हो जाता है, आत्म प्रेम करने लगता है। नेक्स्ट आगे तीसरा क्वेश्चन, तीसरा सवाल है, बेहतरीन क्वेश्चन है कि जो इरिक इरिक्सन है, EH इरिक्सन, उनके अनुसार जो मनोलैंगिक विकास है उनकी कितनी अवस्थाएं हैं। इरिक इरिक्सन के अनुसार मनोलैंगिक विकास की 8 अवस्थाएं हैं। उन्होंने मित्रों 8 अवस्थाओं को जन्म से लगा करके मृत्यु तक का मानव की 8 अवस्थाएं बताई है, जो कि विभिन्न अवस्थाओं में अलग अलग समय पर चलती रहती हैं। 8 अवस्थाएं मनोलैंगिक विकास का है। इनमें एक विशेष गुण प्रत्येक अवस्था पर अलग अलग पैदा होता है। उस विशेष गुण कौन सा है, उस विशेष गुण को भी ध्यान रखना है। ज़्यादातर वो विशेष गुण पूछने की संभावना बनती है, और विशेषकर आपके जो अवस्था बाल्यावस्था की अवस्था है और शेषावस्था की अवस्था है, इन दोनों अवस्थाओं में कौन सा गुण विकसित होता है वो ध्यान रखना है। जैसे परिश्रम बनाम हीनता हो गई, इस प्रकार जो भी है, यह सवाल आ चुका है परिश्रम बनाम हीनता, तो इस प्रकार क्वेश्चन पूछने की संभावना बढ़ती है। तो इरिक इरिक्सन को आप इनकी जो मनोलैंगिक विकास की अवस्थाएं हैं, 8 अवस्थाएं हैं जो जन्म से मृत्यु तक चलती है, उनको आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर चौथा है। चौथा सवाल है, शिक्षण विधियों और शिक्षण नीतियों में अंतर होता है। शिक्षण विधियों और शिक्षण नीतियों में अंतर किसका होता है, उद्देश्य का अंतर होता है। टारगेट इनके अलग अलग होते हैं, बाकी प्रारूप, सिद्धांत,
पाठ्यवस्तु, इनमें अंतर ज़्यादा नहीं है। शिक्षण विधियाँ के उद्देश्य अलग है और शिक्षण नीतियों की उद्देश्य भी अलग होते हैं। शिक्षण विधियाँ ज़्यादातर अध्यापक पर निर्भर करती हैं, क्योंकि अध्यापक उनके टारगेट तय करता है, उद्देश्य। लेकिन जो शिक्षण नीतियाँ हैं वो बड़े स्तर पर होती हैं, यानी शिक्षण नीतियाँ तय करने में कमेटी बैठती है और कमेटी तय करती है कि शिक्षण नीतियाँ किस प्रकार की होगी। लेकिन शिक्षण विधियाँ हैं अध्यापक पर निर्भर करती हैं, इसलिए इन दोनों के उद्देश्य अलग अलग है। शिक्षण नीतियाँ वो पूरे राष्ट्र के व्यू को देखते हुए यह रची जाती है, जैसे कि अपने जो शिक्षा नीतियाँ हो गई, तो उस प्रकार इन दोनों में उद्देश्यों का फर्क होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 5वां क्वेश्चन है, जो सुपर ईगो है उसका विकास किस मनोलैंगिक अवस्था में सबसे अधिक होता है? सुपर ईगो, सुपर ईगो का विकास किस मनोलैंगिक अवस्था में सबसे अधिक होता है? अव्यक्त अवस्था में। आंसर 2 इसका आपको दिख रहा होगा। जो मनोलैंगिक की अवस्थाएं सिगमंड फ्राइड द्वारा जो दी गई है, 5 अवस्थाएं इन्होंने बताई थी मनोलैंगिक विकास की। उन 5 अवस्थाओं में सुपर ईगो अव्यक्त अवस्था में ज़्यादा होता है। अव्यक्त अवस्था जो कि बाल्यावस्था में चलती है 7 से 12 वर्ष, और इस अवस्था में बच्चा है वो ज़्यादा सुपर ईगो की तरफ बढ़ेगा, यानी कि ये बाकी की अवस्थाओं में ध्यान थोड़ा अलग प्रकार का रहता है, खुद पर मोहित हो जाना या जनेंद्रियों का विकास हो जाना, गुदी अवस्था, यानी कुल मिला के जो लिबिडो है वो पैदा हो जाता है। लेकिन यहाँ है ये अव्यक्त अवस्था, इसमें दिखाई नहीं देता, बाकी के गुण विकसित ज़्यादा होते हैं, वो अव्यक्त होता है। होता तो है साथ में लिबिडो का विकसित होता रहता है, लिबिडो या जो भी जनेंद्रीय अवस्था हो गई, लेकिन सुपर ईगो का विकास सर्वाधिक बाल्यावस्था में होगा। ये ईगो, इदम, अहम, पराअहम आपने जो सुना होगा, 3 अवस्थाएं बताई थी मनोविश्लेषण सिद्धांत में। तो उनमें जो सुपर ईगो है, इस मनोलैंगिक, देखो मनोविश्लेषण सिद्धांत भी सिगमंड फ्राइड का है, आपको ध्यान रखना है। मनोलैंगिक विकास संबंधित अवस्था भी सिगमंड फ्राइड ने दर्शाई है। तो उनमें जो सुपर ईगो है, जो मनोदशाएं होती हैं 3 प्रकार की, इदम, अहम, पराअहम, उसमें ईगो होता है, सुपर ईगो होता है। तो वो सुपर ईगो है वो अव्यक्त अवस्था में यानी बाल्यावस्था में ज़्यादा होगा। नेक्स्ट 6वां क्वेश्चन है, छठवां सवाल है, किस मनोवैज्ञानिक ने कहा कि चेतन मन के साथ अचेतन मन पर भी ध्यान देना चाहिए? यह बेहतरीन क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चेतन मन के साथ अचेतन मन पर ध्यान देना, यह सिगमंड फ्राइड ने कहा था। इनसे जुड़ी बहुत एक लंबी कहानी है मित्रों, मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करना चाहता, आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। इसके पीछे की एक कहानी है, बहुत बड़ी कहानी है, वो सुनाने का कोई फ़ायदा नहीं, लेकिन आपको ये संपूर्ण याद हो जाएगा, ये ज़रूर फ़ायदा होगा, आप भूलोगे नहीं कभी। वो कहानी आपने कहीं ना कहीं पढ़ी भी होगी, सुनी भी होगी, मैं बताऊंगा। लेकिन पहले आपको इस सवाल का थोड़ा सा मैं डिस्कस कर देता हूँ, एक्सप्लेन कर देता हूँ। सिगमंड फ्राइड ने मन की मनोदशाएं बताई, अपने 3 दशाएं बताई इन्होंने, मनोविश्लेषण सिद्धांत दिया। मनोविश्लेषण सिद्धांत के अनुरूप इन्होंने मन की 3 दशाएं बताई, जिसमें एक चेतन मन होता है, एक अर्धचेतन मन होता है और एक अचेतन मन होता है। ये 3 प्रकार के मन हैं। इन 3 मनों में जो इन्होंने एक तुलना की है बर्फ़ के टुकड़े के साथ समुद्र में तैरते हुए, समुद्र में जो तैरता हुआ बर्फ़ का टुकड़ा है उससे तुलना करते हुए उदाहरण देते हुए इन्होंने कहा कि ये मान लो समुद्र है, इस पर बर्फ़ का टुकड़ा है, जो ये ऊपर वाला थोड़ा सा दिख रहा है, यह इन्होंने चेतन मन बताया। और चेतन मन का संबंध इन्होंने कहा वास्तविक मन से होता है, यानी जो आपके सामने दिख रहा है, जो आप सुन रहे हो, जो भी देख रहे हो,
वो चेतन मन कार्य करता है, वो वास्तविक मन होता है, रियलिटी वाला। लेकिन अचेतन मन है वो बाकी का जो बर्फ़ का टुकड़ा जो अंदर समुद्र में डूबा हुआ है वो अचेतन मन है। अचेतन मन इन्होंने 9/10 भाग पर बताया है, यानी पूरे पूरे मन में 10 में से 9 हैं वो अचेतन मन है, यानी 9/10 केवल 10वां भाग ही है 10 में से वो चेतन मन का, बाकी सारा सारा अचेतन मन का। और अचेतन मन में क्या होता है मित्रों, दमित इच्छाएं होती है। दमित इच्छाओं का भंडार होता है। जो इच्छाएं अपनी अधूरी रह जाती है वो अचेतन मन में डूबी हुई होती है। ज़्यादा जैसे कोई आप टेंशन ले रहे हो, उस टेंशन को काफ़ी दिनों बाद वो टेंशन ख़त्म हो जाता है और कहाँ चला जाता है, वो अचेतन मन में चला जाता है। और फिर कहीं ना कहीं आगे की अवस्थाओं में, चाहे आप प्रौढ़ावस्था हो जाए, आगे की जो वृद्धावस्था आ जाए, वहाँ वो वापस इच्छा दमित इच्छा है वो वापस बाहर निकलेगी। तो वो अचेतन मन होता है। एक होता है अर्धचेतन मन। अर्धचेतन मन है वो दोनों के बीच का मन होता है। अर्धचेतन मन में क्या होता है कि जैसे कोई नाम है आपको याद नहीं आ रहा है, लेकिन 1 या 2 मिनट बाद, 1 मिनट बाद आपको वापस वो नाम याद आ गया, तो वो अर्धचेतन मन कार्य करता है। इस प्रकार जैसे क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़ा, आपको कहीं ना कहीं याद आ रहा है कि मैंने वहाँ पढ़ा था, लेकिन आंसर परफेक्ट याद नहीं आता, थोड़ी देर बाद हाँ याद आ गया, ऐसा आप कहते हो, वो अर्धचेतन मन कार्य करता है। इन 3 मन को, यह मन की दशाओं का विश्लेषण करते हुए सिगमुंड फ्रायड ने एक कहानी बताई थी। इन्होंने मतलब रियलिटी में अनुभव किया था और उस आधार पर इन्होंने यह मनोविश्लेषण सिद्धांत दिया। वो एक लंबी कहानी आपके काम आने वाली है नहीं, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। ये जब पहले चिकित्सक थे सिगमुंड फ्रायड अमेरिका में, तो वहाँ एक ऐसा केस आया था, इनके सामने एक केस आया कि एक बुढ़िया थी और इस बुढ़िया की एक पोती थी। तो वो पोती उस बुढ़िया से बहुत ही गहरा प्रेम करती थी, उसके बिना रह नहीं सकती थी। और बुढ़िया बीमार हो गई और वो जो लड़की थी बुढ़िया को मरते हुए देखना नहीं चाहती थी, वो उनके बगैर रह नहीं सकती थी। इसलिए सिगमुंड फ्रायड के पास आई, हॉस्पिटल में आई और बोली कि मेरी बुढ़िया को किसी भी हालत में आप ठीक कर दो। तो सिगमुंड फ्रायड ने जब रिपोर्ट निकाली तो बुढ़िया काफ़ी, यानी ज़्यादा टाइम जीने वाली थी नहीं, मृत्यु निश्चित थी बुढ़िया की। सिगमुंड फ्रायड ने बताया कि अगर मैं इनको कह दूं कि इनकी मृत्यु हो जाएगी तो फिर ये लड़की जी नहीं पाएगी। इसलिए उन्होंने क्या किया कि लड़की का ध्यान भटकाने के लिए, यानी जो बुढ़िया के बारे में लड़की ज़्यादा सोच रही थी वो ध्यान भटकाने के लिए उन्होंने एक सुंदर सा हष्टपुष्ट व्यक्ति, वहाँ उनके आगे काम करने वाला था, कोई कंपाउंडर वगैरह था, उनको रोज़ाना उस बुढ़िया को वहीं हॉस्पिटल में रखा गया, भर्ती रखा गया। और वहाँ रोज़ाना लड़की और बुढ़िया साथ में, लड़की उसकी सेवा करती, बुढ़िया की देखभाल करती। और वहीं जो कंपाउंडर थे इंजेक्शन वगैरह, दवाइयाँ वगैरह टाइम पर देने जाता था, वो बहुत सुंदर था। तो धीरे धीरे वो लड़की है वो उस व्यक्ति की तरफ आकर्षित होने लगी। जवान व्यक्ति था, नौजवान था और सुंदर भी था। तो धीरे धीरे लड़की का ध्यान है वो बुढ़िया से हट करके उस तरफ आ गया और वो उनसे प्रेम करने लग गई, उस सुंदर व्यक्ति से। और धीरे धीरे बुढ़िया का टाइम आ गया मृत्यु का। और इससे पहले जब लड़की धीरे धीरे, वो रोज़ाना आते थे दवाइयाँ वगैरह इंजेक्शन देने, तो लड़की उनको टच करना चाहती थी कि किस प्रकार का। तो धीरे से उनका एक पैर है वो उस व्यक्ति से लगा, छू लिया थोड़ा सा, तो उनको एक झटका लगा, वो वैसे कि वो उनके अंदर का प्रेम जागा। और धीरे धीरे 2-4 दिनों बाद बुढ़िया की मृत्यु हो गई। बुढ़िया की मृत्यु हो गई तो सारा लड़की है वो दोष है अपने खुद को देने लगी कि मैंने सही तरीके से देखभाल नहीं की होगी, मैं कहाँ इनके प्रेम में फंसने जा रही थी इस व्यक्ति के, मैं तो बुढ़िया का ध्यान नहीं रख पाई, मेरी दादी का, इसलिए इनकी मृत्यु हो गई। तो वो स्वयं को दोष देने लगी। और धीरे धीरे वो अपने जो घुटना उन्होंने टच किया था उस व्यक्ति के, वहाँ धीरे धीरे उनके एक मन की दशा इस प्रकार की हो गई कि वहाँ एक बीमारी पैदा हो गई, उस घुटने पर छाला हो गया बड़ा सा, क्योंकि वो दोष दे रही थी अपने मन में उस घुटने को कि अगर ये टच नहीं किया होता ना तो मेरी दादी आज जीवित होती, मरती नहीं। लेकिन फिर
वो इस प्रकार विचार करने लगी तो सिगमुंड फ्रायड ने उनको समझाया कि वैसे आपकी दादी को बहुत भयंकर बीमारी थी, मृत्यु होने वाली थी, तो वो आपका इसमें कोई दोष नहीं है, इसलिए आप अपने आप को खुद को दोष मत दो। तो वो सारा अचेतन मन के हिसाब से इन्होंने फिर जो वास्तविक मन था इनका, चेतन मन था, वो तो उस व्यक्ति की तरफ था, और अचेतन मन था वो फिर बाद में जो दोष दिया उन्होंने घुटने को, वो अचेतन मन में जो वापस बाद में विचार करने लगी, चिंतन करने लगी, वो सारा अचेतन मन में घुस गया था। तो इस प्रकार इन्होंने 3 प्रकार की दशाएं बताई और इस उदाहरण के माध्यम से उन्होंने रियलिटी में अनुभव किया। फिर उस लड़की की और उस व्यक्ति की, दोनों की इन्होंने शादी करवा दी थी अंत में सिगमुंड फ्रायड ने। तो ये हकीकत कहानी है और इस आधार पर इन्होंने मनोविश्लेषण सिद्धांत दिया था। मित्रों, मैंने आपका टाइम ज़्यादा बर्बाद किया, मैं बताना नहीं चाहता था, लेकिन मैं अपने को रोक नहीं पाया कि आपको ये समझ में आ जाएंगे ये 3 मन, आप भूलोगे नहीं कभी। चेतन मन जो वास्तविक होता है, अचेतन मन जो दमित इच्छा होती है, जो उसकी प्रेम वाली दमित इच्छाएं रह गई थी, और फिर बाद में जो बुढ़िया मर गई तो वापस वो अचेतन मन में याद कर रही थी टेंशन वाली बात। तो इस प्रकार उन्होंने ये 3 मनों की दशाएं बताई थी, जिसमें इनसे संबंधित इन्होंने इदम, अहम और परायम भी कहा है। इदम का संबंध, अहम का संबंध, परायम का संबंध किससे होगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये सारा सिद्धांत आप देख लो, बेहतरीन क्वेश्चन यहाँ से आने की संभावना बढ़ती है। मैंने आपका टाइम ज़्यादा बर्बाद किया, क्षमा चाहता हूँ। नेक्स्ट सवाल है, 7वां क्वेश्चन है कि फ्रायड के अनुसार असामान्य व्यवहार का मौलिक कारण क्या है। फ्रायड के अनुसार जो असामान्य व्यवहार हो जाता है उसका मौलिक कारण क्या है, आंशिक दमन है। हम क्या करते हैं, कोई अपनी अधूरी इच्छाएं हैं उनका दमन कर देते हैं, यानी ज़बरदस्ती हम क्या करते हैं, अपने मन में उसको दबा देते हैं, तो वो असामान्य व्यवहार फिर अंत में आएगा। असामान्य व्यवहार जो मनोविज्ञान की एक शाखा मानी जाती है, जिसमें कोई टेंशन ज़्यादा लेने से दिमाग संबंधित कोई बीमारी हो जाती है, तो असामान्य व्यवहार प्रकट करने लगते हैं। फिर वैसे ही कोई बड़बड़ाना, अकेले ही किसी प्रकार से कोई गलत विचार मन में आ जाते हैं, तो वो दिमाग संबंधित जो बीमारियाँ होती है वो इस असामान्य व्यवहार उसको कहा जाता है। तो फ्रायड ने कहा कि इसका मौलिक कारण है वो हम कुछ इच्छा है, अपनी आंशिक इच्छा अधूरी रह जाती है, उनका हम दमन कर देते हैं, तो उसके कारण, जैसा कि असामान्य व्यवहार वो लड़की करने लग गई थी, अपने शरीर पर बीमारी आ गई उनके, वो उन्होंने अधूरी इच्छा दबाई थी, इसलिए फिर बाद में फिर टेंशन किया ज़्यादा, इस प्रकार। नेक्स्ट 8वां क्वेश्चन है, बाल केंद्रित शिक्षा की अवधारणा मनोविज्ञान के किस संप्रदाय ने दी। जो बाल केंद्रित शिक्षा की अवधारणा है वो मनोविज्ञान के किस संप्रदाय ने दी, ये सवाल है। बाल केंद्रित शिक्षा की अवधारणा मनोविज्ञान के मनोविश्लेषणवाद ने दी। ऑप्शन इसका 3 करेक्ट है। तो वैसे ये सारे संबंधित है बाल केंद्रित शिक्षा के लिए ही। नेक्स्ट 9वां सवाल है, नौवां क्वेश्चन है कि मनोविज्ञान आचरण और व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है, ये कथन किनका है। मनोविज्ञान आचरण और व्यवहार का यथार्थ यानी वास्तविक विज्ञान है, ये कथन किनका है। बेहतरीन क्वेश्चन है, 9वां क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इम्पोर्टेंट हम देख रहे हैं क्वेश्चन बाल विकास शिक्षा शास्त्र के। मैकडूगल का यह कथन है, ऑप्शन 3 आएगा। फिर 10वां क्वेश्चन है, कि शिक्षा के जो संकुचित अर्थ है उसमें शिक्षा प्रदान की जाती है निश्चित स्थान पर। संकुचित यानी एक प्रकार से एरिया है वो विस्तारित ना होकर के संकुचित हो गया, तो वो निश्चित स्थान पर संकुचित अर्थ में शिक्षा है। जैसे कि केवल विद्यालय में शिक्षा देना, तो वो निश्चित स्थान पर, तो वो संकुचित अर्थ में शिक्षा प्रदान की जाती है, वहाँ व्यापक स्तर पर नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है, मनोविज्ञान व्यवहार व अनुभव का विज्ञान है, ये कथन किनका है। इसके अंदर का कथन है मनोविज्ञान व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है। इसके अंदर का बेहतरीन कथन है व्यवहार अनुभव का विज्ञान नर है, वो व्यवहार भी करता है और अनुभव भी करता है, यानी मनुष्य व्यवहार अनुभव, ये आपको नर ध्यान रखना है। इस प्रकार इसके अंदर आपको याद हो जाएगा। ये सवाल बेहतरीन सवाल है, ये आने की संभावना बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालकों की रुचि, शारीरिक मानसिक योग्यता
और विभिन्नताओं का ध्यान किस प्रकार के शिक्षण में रखा जाता है? बालकों की रुचि, शारीरिक मानसिक योग्यता और विभिन्नताओं का ध्यान है वो इन सभी में रखा जाता है, बहुकक्षीय शिक्षण में भी, मनोविज्ञान शिक्षण में और सामूहिक शिक्षण में। तो ऑप्शन 4 इसका सही है। अगला सवाल है, वर्तमान में शिक्षा मनोविज्ञान किस अवस्था में है? वर्तमान में शिक्षा मनोविज्ञान है वो शेष अवस्था में है। नेक्स्ट 14वां क्वेश्चन है, निम्न में से लंबात्मक विधि का अध्ययन है वो किसने किया था? कॉरल सी कैरिसन ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों। रीट के अलावा 2 एंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, वहाँ इस प्रकार के सवाल ज़्यादा पूछे जाते हैं पीजीटी, पीआरटी, टीजीटी में। तो इन सवालों को आपको, ये जो आपके शुरुआती टॉपिक है मनोविज्ञान का, जो मनोविज्ञान की परिभाषा दी होती है, उनकी शाखाएं दी होती है, विधियाँ दी होती हैं, संप्रदाय दिए हुए होते हैं, तो उनसे संबंधित क्वेश्चन बनने की संभावना भी बनती है। एक सवाल आएगा, तो हम टॉपिक वाइज देख रहे हैं। बेहतरीन क्वेश्चन है, आधुनिक काल में एक परिवर्तन हुआ है, मनोवैज्ञानिकों ने धीरे धीरे अपने मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से पृथक कर लिया, ये कथन है रायबर्न का है। 16वां क्वेश्चन है, निम्न में से मनोविज्ञान को मन का विज्ञान किसने कहा था? मनोविज्ञान मन का विज्ञान है वो अरस्तू ने कहा था। अगली पुस्तक बेहतरीन पुस्तक है प्लेवे। इस पुस्तक को लिखने वाले कौन है? प्लेवे। बेहतरीन पुस्तक है, ये लिखने वाले हेनरी कॉल्डवेल कुक। प्लेवे, इस पुस्तक के आधार पर इन्होंने खेल विधि दी थी, यानी खेल विधि के जनक भी है हेनरी कॉल्डवेल कुक। अगला सवाल है, निम्न में से शिक्षा का केंद्र बिंदु कौन है? बालक हो गया। 19वां क्वेश्चन है, किस विधि में प्रयोग के दौरान व्यक्ति का मस्तिष्क 2 भागों में विभाजित हो जाता है, जिसमें एक भाग निरीक्षण करता है और दूसरे का निरीक्षण किया जाता है? तो वो विधि है अंतर्दर्शन। यानी अंतर्दर्शन विधि में क्या होता है, व्यक्ति का मस्तिष्क है, उसके 2 भाग होते हैं, जिसमें एक भाग निरीक्षण करेगा और दूसरे का निरीक्षण किया जाता है, यानी वो अंतर्दर्शन विधि है। अंतर्दर्शन यानी खुद के ही निरीक्षण करना, 2 भाग मस्तिष्क के अंदर, एक निरीक्षण करेगा दूसरे का, तो वो अंतर्दर्शन विधि में इस प्रकार का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्किनर किस देश के मनोवैज्ञानिक थे? स्किनर, बीएफ स्किनर क्रिया प्रसूत सिद्धांत देने वाले अमेरिका के ये वैज्ञानिक थे। अगला क्वेश्चन है, व्यवहार के निरीक्षण द्वारा किसी के मानसिक दशा का पता लगाना किस विधि की विशेषता है? निरीक्षण, यानी निरीक्षण करता है व्यवहार का और उसके बाद फिर मानसिक दशा का पता लगाते हैं। यानी जो मेंटल हॉस्पिटल होते हैं, वहाँ जो मेंटल रूप से असक्षम जो मनुष्य होते हैं, तो उनका वहाँ बीमारियों का इलाज किया जाता, तो वो पहले उनके व्यवहार का निरीक्षण करते हैं, उसके आधार पर फिर मानसिक दशा बताते हैं कि इनको ये बीमारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 22वां सवाल है। 22वां क्वेश्चन बेहतरीन क्वेश्चन है, मनोविज्ञान के संबंध में क्रो एंड क्रो की परिभाषा कौन सी है? क्रो एंड क्रो ने कहा था कि किसी व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक के अधिगम अनुभव का वर्णन, धारणा ही मनोविज्ञान है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्रो एंड क्रो का कथन है। मुझे बच्चा दो और बताओ कि उसे क्या बनाऊं, इंजीनियर डॉक्टर यानी वाटसन का कथन है, और ये कथन कई बार आया है। वेरी इंपॉर्टेंट ये कथन भी है, वाटसन जो व्यवहारवाद के जनक है। अगला क्वेश्चन है, 23वां सवाल है, मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहने वाले कौन है? मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान अरस्तू ने कहा था। 24वां क्वेश्चन है, 24वां सवाल है, मनोविज्ञान के संबंध में स्किनर की क्या परिभाषा है? स्किनर ने क्या कहा था? स्किनर ने कहा था कि मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है स्किनर आधारभूत। शक्ति मनोविज्ञान का प्रतिपादन करने वाले वॉल्फ थे। वॉल्फ ऑप्शन 1 में है, शक्ति मनोविज्ञान का प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट 26वां क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन 26वां है, निम्न में से किसने सबसे पहले प्रश्नावली का निर्माण किया? प्रश्नावली का निर्माण वुडवर्थ ने किया था। वुडवर्थ ने प्रश्नावली का निर्माण किया, यानी प्रश्नावली विधि है वुडवर्थ की है। ऑप्शन 3 करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है 27, क्रो और क्रो ने किस विधि के संदर्भ में कहा है कि मनोवैज्ञानिक प्रयोगों का उद्देश्य किसी निश्चित परिस्थिति या दशाओं में
मानव व्यवहार से संबंधित किसी विश्वास या विचार का परीक्षण करना है तो वो अंतर्दर्शन विधि होती है। नेक्स्ट 28वां क्वेश्चन है, सवाल है, खेलों के माध्यम से बालक में कौन सा गुण विकसित होता है? खेलों में सामाजिकता का गुण ज़्यादा विकसित होगा, क्योंकि साथ में सब खेलते हैं, सामाजिक रूप से बच्चे साथ में खेलेंगे तो सामाजिकता का गुण विकसित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, मनोविज्ञान को सर्वप्रथम विज्ञान का दर्जा दिलाने वाली विधि कौन सी है? प्रयोगात्मक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। 30वां सवाल, जो संज्ञानवादी पद्धति है उनके जनक कौन है? जीन पियाजे और बुर्नर। जीन पियाजे और बुर्नर ने संज्ञानवादी पद्धति दी थी, दोनों ने संज्ञानात्मक सिद्धांत दिए थे, जीन पियाजे और बुर्नर ने। जो बहिर्दर्शन विधि होती है उसका प्रतिपादन जे.बी. वाटसन ने किया था। बहिर्दर्शन यानी व्यवहार देख करके जे.बी. वाटसन का ये विधि है। 32 क्वेश्चन है, साइकिल चलाने वाला स्कूटर चलाना सीख लेता है तो वो होगा धनात्मक स्थानांतरण, यानी इसमें कोई माइनस नहीं हो रहा है, ऋणात्मक नहीं हो रहा है, और सीख तो रहा है साइकिल चलाने के बाद स्कूटर, तो शून्य तो स्थानांतरण हुआ ही नहीं, तो इसमें धनात्मक होगा, यानी पॉजिटिविटी। साइकिल छोटी हो गई, फिर उसके बाद स्कूटर आ गया, तो यानी एक लेवल से ये दूसरे लेवल पर जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्निरीक्षण विधि के प्रतिपादनकर्ता कौन है? वुंट। विलियम वुंट ने अंतर्निरीक्षण विधि दी थी। अगला क्वेश्चन 34 क्वेश्चन है, किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान की अवस्था है, ये किसने कहा है? स्टर्नर हॉल ने। और रीड लेवल 2 वालों के लिए ये बेहतरीन सवाल होता है साबित, क्योंकि उनके 11 से 18 वर्ष के सवाल उनके आने का ज़्यादा संभावना बनता है। बाकी 6 से 11 वर्ष रीड लेवल 1 वालों के लिए, 6 से 11 वर्ष के जो भी विशेषता है बाल्यावस्था की है, शिशुअवस्था की है, तो यहाँ से सवाल पूछने की आपकी ज़्यादा संभावना बढ़ती है बाल्यावस्था की। शिशुअवस्था की तो कम, बाल्यावस्था की ज़्यादा संभावना बढ़ती है 6 से 11 वर्ष की, इसलिए उनको ज़्यादा वहाँ ध्यान देना है। और बाकी जो लेवल सेकंड वाले हैं 6 से 8 तक, उनको किशोरावस्था पर ज़्यादा ध्यान देना है। तो ये परिभाषा कई बार एग्जाम में आ चुकी है, और मैं एक ट्रिक बता देता हूँ, यानी जब किशोरावस्था हो जाती है तो संघर्ष, तनाव, तूफान, यानी कि जब तूफान आ जाता है, तनाव, संघर्ष, तूफान आने से तनाव पैदा होगा, संघर्ष हम करेंगे, और ज़्यादातर मकानों में अगर तूफान वगैरह आता है तो हॉल हो जाते हैं, हॉल यानी कि छेद हो जाते हैं, ज़्यादा पत्थर वगैरह जो भी मकान वगैरह गिर जाते हैं, उड़ जाते हैं, तो हॉल होने से वो स्टैंडर्ड हॉल आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट 35वां क्वेश्चन है, बेहतरीन सवाल है, अपनी आत्मा में देखना ही अंतर्दर्शन है, यह कथन किनका है? अपनी आत्मा में देखना ही अंतर्दर्शन, यानी खुद को देखना अंतर्दर्शन माना जाएगा, यह कथन किनका है? यह टीचनर का है। पैंतीस का ऑप्शन 1 होगा। नेक्स्ट 36वां सवाल है, 36वां क्वेश्चन है, वो पूछ रहा है कि TAT व्यक्तित्व परीक्षण की कौन सी विधि का ये प्रकार है? तो प्रक्षेपी विधि है। TAT प्रक्षेपी विधि है। अगला सवाल है, शिक्षा मनोविज्ञान अध्ययन करता है मानव व्यवहार का शैक्षिक परिस्थितियों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान है वो हैदराबाद में है। भारत में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना कब हुई? 1916 में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। भारत में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना 1916 में हुई थी। टॉलमैन का जो चिन्ह अधिगम है, टॉलमैन ने संकेत अधिगम दिया था। चिन्ह अधिगम का सिद्धांत अन्य किस नाम से जाना जाता है? इनको ये सभी कहा जाता है। चिन्ह गेस्टाल्ट सिद्धांत भी कहा जाता है, चिन्ह सार्थकता सिद्धांत या प्रत्याशा सिद्धांत भी कहा जाता है, और सप्रयोजन व्यवहारवाद भी कहा जाता है। इनको संकेत अधिगम भी कहा जाता है। 41वां क्वेश्चन है, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक कौन है? प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक या आधुनिक मनोविज्ञान का जनक
विलियम वुंट है, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान जनक विलियम वुंट, और अमेरिका में आधुनिक मनोविज्ञान के जनक विलियम जेम्स। वोल्फगैंग कॉलर द्वारा अंतर्दृष्टि अधिगम का प्रयोग कब किया गया? 1920 में। चिंपांजी पर इन्होंने प्रयोग किए थे। कॉलर कॉपका वर्दीमर का अंतर्दृष्टि या सूज का सिद्धांत इसका नाम है। सूज अचानक पैदा हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 क्वेश्चन है, अमेरिकी मनोविज्ञान का जनक विलियम जेम्स। अंतर्दृष्टि अधिगम में समस्या किस स्थिति पर ध्यान दिया जाता है? अंतर्दृष्टि अधिगम में संपूर्ण स्थिति पर ध्यान दिया जाता है, यानी पहले सब स्थिति देखी जाती। इन्होंने जो प्रयोग किए थे चिंपांजी बंदर पर, तो बंदर ने संपूर्ण स्थिति को देखते हुए फिर एक सूझ विकसित की थी। तो संपूर्णाकार गेस्टाल्ट कहा जाता है, जिसका संपूर्ण आकार हो जाता है, यानी पहले संपूर्ण स्थिति को देखते हैं। गेस्टाल्टवादी अंतर्दृष्टि अधिगम देने वाले हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन है कि जिस समूह में स्वतंत्र चर उपस्थित रहता है उसे क्या कहते हैं? उसे प्रयोगात्मक समूह कहते हैं। स्वतंत्र चर उपस्थित रहेगा वो प्रयोगात्मक समूह होगा। क्वेश्चन है, निम्न में से स्टर्नले हॉल द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत कौन सा है? इनमें से पुनरावृत्ति का सिद्धांत है वो स्टर्नले हॉल का है, जो किशोरावस्था के जनक माने जाते हैं। मनोविज्ञान को व्यवहार के विज्ञान के रूप में सबसे पहले परिभाषित करने वाले थे वाटसन। अपने पुत्र पर अध्ययन किया था इन्होंने। 48 क्वेश्चन है, किलपैट्रिक द्वारा प्रयोजना विधि का आविष्कार 1918 में हुआ। प्रयोजना विधि किलपैट्रिक की है, और मूल विधि ये देने वाले थे वो थे जॉन डीवी। उनके ही शिष्य है ये किलपैट्रिक, इनके शिष्य है जॉन डीवी के। फिर इन्होंने इस विधि का प्रवर्तन किया, आगे बढ़ाया, लेकिन शुरुआती तौर पर जॉन डीवी थे। वुंट के द्वारा स्थापित स्कूल का नाम है संरचनावाद, यानी संरचनावाद विलियम वुंट संरचनावाद संबंधित विचार देने वाले हैं। 50वां क्वेश्चन है 100 प्रेरणा द्वारा अधिगम कैसा होता है? बहुत प्रभावशाली, यानी 100 प्रेरणा, यानी जिसे हम आंतरिक अभिप्रेरणा बोलते हैं। आंतरिक अभिप्रेरणा होगी तो व्यक्ति ज़्यादा सीखेगा, बहुत प्रभावशाली अधिगम होगा। नेक्स्ट 51 क्वेश्चन से आगे हम इसका मित्रों पार्ट 2 देखेंगे। आज क्लास लंबी हो गई काफ़ी, इसलिए इसके बाकी के क्वेश्चन देखेंगे, और ये संपूर्ण 1500 MCQ हम देखने वाले हैं मित्रों। बेहतरीन MCQ है, तो इस क्लास को और आगे की क्लासों को आप ज़रूर वेट करिएगा और अपने साथ जुड़े रहना है। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें मित्रों। क्लास कैसी लगी ज़रूर लाइक करें, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें मित्रों। आपका मैंने टाइम जाया थोड़ा बहुत उस कहानी के माध्यम से किया है, तो मैं समझ चाहता हूँ वो समझाना थोड़ा ज़रूरी था। उनसे जुड़े हुए सवाल तो नहीं आते हैं, लेकिन वो मन की दशाएँ आपको ज़रूर समझ में आ गई होगी। तो नेक्स्ट देखेंगे हम। क्लास कैसी लगी ज़रूर कमेंट करना मित्रों, क्योंकि आपके पॉजिटिव कमेंट से मुझे बहुत एनर्जी मिलती है, और मैं आपके आगे और क्लास लेने में बहुत ही मोटिवेट रहता हूँ। यानी कि आंतरिक अभिप्रेरणा मेरी जाग जाती है, बाह्य अभिप्रेरणा आप देते हो मेरे को, और उस बाह्य अभिप्रेरणा के माध्यम से मेरी खुद की आंतरिक अभिप्रेरणा जागती है, और मैं आपके लिए क्लास लाने की कोशिश करता हूँ। किसी भी प्रकार से मैं टाइम निकालता हूँ आपके लिए, तो इसलिए आपको ज़रूर जुड़े रहना है। थैंक यू वेरी मच।